अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए आज नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है माइंड चैटरिंग। माइंड चैटरिंग इट्स रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि माइंड चैटरिंग मतलब क्या होता है। दिमाग शोर करना, ठीक है। हमने मैं आप ये मेरा नया चैनल है तो मैं बेसिक्स चीज़ों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक दिन ज़रूर मैं साउंड ऑफ साइलेंस के रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। मतलब माइंड चैटरिंग मतलब क्या होता है कि दिमाग अंदर से इश्यूज़ क्रिएट करना, ठीक है। एक्चुअली इश्यूज़ इट्स नॉट एक्चुअली रियल इश्यूज़ हैं, लेकिन बट नॉट एक्चुअली रियल इश्यूज़, ठीक है। बेस्ड ऑन योर फियर्स, बेस्ड ऑन योर डिज़ायर्स, जो भी आपकी डिज़ायर्स होते हैं, जो फियर्स होते हैं, उसकी बेस पे माइंड चैटरिंग होता है। माइंड चैटरिंग मतलब देखो यार, एग्जांपल के लिए अब इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, इंटरव्यू को जा रहे हो आप, ठीक है। तो आपको बस इंटरव्यू देना है, बस इंटरव्यू बेस्ट देना है आपको, 100% देना है। उसके बाद रिजल्ट जो भी होता है, आउटकम जो भी होता है, ओके, ये डिपेंड होता है जो भी बंदा या बंदी इंटरव्यू लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये बहुत से आपके क्वालिटीज़ होते हैं, पोटेंशियलिटीज़ होते हैं, उसके बेस पे आउटकम होता है। ये तो हम सबको पता है। लेकिन हमारी माइंड चैटरिंग क्या होता है, जब हमें पता है यार कल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है तो इंटरव्यू अटेंड करना है, तो यार कैसे क्वेश्चंस आएंगे पता नहीं, मैं क्वेश्चंस क्लियर भी कर पाऊँगा नहीं, यार जो कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वो कंपनी ठीक है मेरे लिए, ठीक नहीं है, या सैलरी कितनी होगी, जो एक्सपेक्टेड सैलरी है तो उतनी होगी या उससे कम होगी, यार पता नहीं प्रोसेस कौन सा होगा, पता नहीं ट्रेनिंग कितने महीने के लिए चलेगी, पता नहीं ट्रेनिंग के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, किसी अदर स्टेट में तो जाना नहीं पड़ेगा, सिटी में तो जाना नहीं पड़ेगा, पता नहीं जो डिस्टेंस होगा मेरा घर का और मेरी कंपनी का, पता नहीं वो कितनी दूर होगा, मुझे पता नहीं कितने आवर की जर्नी होगी, मुझे कितने आवर जर्नी करना होगा मॉर्निंग और शाम को। तो ऐसे बहुत से, सिंपल सा बात है, आपको बस इतना ही प्रिपेयर, कल इंटरव्यू है यार मुझे प्रिपेयर करना, सिंपल सी बात है। यू शुड, आपके अंदर ना एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना, आपको पहले ही डिसाइड कर लेना यार जो कंपनी के लिए इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, क्या सच में वो कंपनी में आप जाना चाहते हो। आपको पता ही रहता है क्या होता है, नेट पे रहता है वो कंपनी के बारे में डाले तो डिस्टेंस भी पता रहता है, उस कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप मतलब गेन कर सकते हो। ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करके जब आप चूज़ करते हो, हाँ भाई ये कंपनी मेरे लिए ठीक है, इसका डिस्टेंस मेरे लिए ठीक है, यार कंपनी का रिपीटेशन मेरे लिए ठीक है, सैलरी इट्स ओके, सैलरी भी ठीक है मेरे लिए, ठीक है, आई एम ओके विथ इट। तो लेकिन आप प्रिपेयर नहीं करते, हम लोग प्रिपेयर नहीं करते उस चीज़ के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते, सोचने लगते, ये एक इशू एक्चुअली इशू होता नहीं है, उसको हम इशू बना लेते हैं। सेल्फ क्रिएटेड इशूज़, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, उसके बेस पे ये प्रॉब्लम्स के ऊपर, ये फियर्स के ऊपर, ये इश्यूज़ के ऊपर हमारे 100 क्वेश्चनिंग आते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोला वो सब 100 क्वेश्चनिंग, इसको बोलते हैं माइंड चैटरिंग। एक्चुअली इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम खुद सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम होते हैं, उसको लेकर माइंड चैटरिंग होता है, इसको बोलते हैं माइंड चैटरिंग। अब ये माइंड चैटरिंग क्यों मैं बात कर रहा हूँ, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से क्यों ये रिलेटेड है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, आप ट्विन फ्लेम हो, तो पहली चीज़ आपके लिए सब में ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन के लिए आपको पीस में रहना पड़ता है, आपकी बॉडी काम रहना पड़ता है, आपके माइंड पीसफुल एक स्टेज में रहना पड़ता है, ठीक है। तभी आप अपने सोल से, अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो, तभी आप अपने इमोशंस को समझ पाते हो, तभी आप अपने इंट्यूशंस को समझ पाते हो, जान पाते हो, ठीक है। ये पॉसिबल तभी है तब आप शांत होंगे, मतलब शांत मतलब बाहर से नहीं। साउंड ऑफ साइलेंस, स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअलिटी में एक वर्ड है साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, ये नहीं है। साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी माइंड चैटरिंग हो रही है उसको कहीं किसी ना किसी तरीके से, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, किसी ना किसी तरीके से उसको आप कम कर दो, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो आप 100% दो, आउटकम जो भी होता है बेस्ड ऑन योर पोटेंशियलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन योर पोटेंशियलिटी, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी आप बोल सकते हो, बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंट, बेस्ड ऑन योर सेल्फ एस्टीम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल आउटकम के लिए इतना हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं आउटकम के लिए इतना सोचते, हम सेल्फ फियर्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से माइंड चैटरिंग होने लगता है। ये माइंड चैटरिंग एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ठीक है। माइंड चैटरिंग हो तो आपका माइंड कहीं भी पीसफुल में नहीं रहेगा, आपकी बॉडी काम नहीं रहेगी, शांत नहीं रहेगी, तो आप सेल्फ यूनियन में कैसा आओगे। तो सेल्फ यूनियन में आना इट्स मोर 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 इम्पॉर्टेंट देन डिवाइन यूनियन, ठीक है। ये चीज़ इसीलिए आज हम माइंड चैटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। माइंड चैटरिंग होता किस लिए है कि सेल्फ फियर्स
आप बोल सकते हैं सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, सेल्फ क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आज उसी चीज़ के बेस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है तो जल्दी से हम डिस्कस करेंगे, वीडियो छोटा हो। देखिए, माइंड चैटरिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शन होते हैं। कॉन्फ्लिक्शन क्या होता है, उसे हम एक साइकोलॉजी में हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहीं ना कहीं हम अपने अंदर, हमारे अंदर जो एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम जो है बाहर एक्चुअली है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, जो जिसकी वजह से माइंड चैटरिंग की वजह से हुई है, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स की वजह से, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स की वजह से हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे इनर इश्यूज है, ठीक है, और उस चीज़ को लेकर हमें रिजॉल्व करना है। पहले हमें पीस, जो हम बोलते हैं ना, पीस, सुकून जो होता है ना, उसको हम, जो भी है, हमारे अंदर की जो शांति होती है, उस शांति के ऊपर हमें फोकस करना है। अपने अंदर, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको रिजॉल्व करना है। बाहर तो रहेंगे यार, बाहर तो रहेंगे, बाहर आप, ठीक है, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, जो इंटरपर्सनल हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं साइकोलॉजी में, तो वो आपकी जो अंदर के जो इश्यूज होते हैं, जो आपके सेल्फ डिज़ायर्स होते हैं, फियर्स होते हैं, तो उससे कंट्रोल आपको करना है। ठीक है, उससे ओवरकम करना है, उससे ओवरकम करना है। ये एक सोल्यूशन है, ये एक काज रूट है कि जहाँ आप इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकते हो। और उसकी जो जड़ होती है वो होते हैं आपके डिज़ायर्स और फियर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आज जानेंगे कि क्या होता है करके। ठीक है, ये पॉइंट्स भी मैं लगा देता हूँ, वीडियो में लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा है इधर, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विल बी ओवरकम बाय सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इससे कैसा बाहर आ सकते हैं? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को, अपने आप को डिस्कवर करना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, जिससे क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं एक मदद मिलती है बैलेंस करने में, आपकी जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, और जो आपकी रिलेशनशिप है। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या ठीक है, हेल्थ इट्स मोर 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप हेल्थी नहीं रहोगे तो यू कैन नॉट एन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, कुछ भी आपके लाइफ में आप बेहतर कर लो, यू कैन नॉट एन्जॉय। ठीक है, सेकेंड, वेल्थ या मनी। मनी इज़ एक्चुअली एनर्जी, आपको भी पता है, मनी इज एक्चुअली एक एनर्जी है। क्योंकि एटलीस्ट सर्वाइवर के लिए, या अपनी लाइफ को एक बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो मनी इज मोर मोर इम्पोर्टेंट देन रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप ऑल्सो इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो, मैंने कहा है ना, एक बड़ा वीडियो हो जाएगा मैं अगर डिटेल में बात करूँगा, तो मैंने एक वीडियो में बताया था मेरे पुराने चैनल में, यार शादी के लिए परफेक्ट एज क्या होती है। लोग कहते हैं 21 लड़की के लिए, 18 के लिए, 18 लड़की के लिए होता है। मैं तो कहता हूँ, लेकिन परफेक्ट एज जो होती है ना शादी के लिए, जब वो इंसान को पता चलता है, खुद पता चलता है, यार मुझे कैसी पार्टनर चाहिए, किस तरह की मुझे पार्टनर चाहिए। ठीक है, मतलब उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका इमोशनल कनेक्शन कैसा होना चाहिए मेरे साथ, उसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जब हमें पता चलती है, यार ये चीज़ें मुझे चाहिए मेरी लाइफ पार्टनर में, तभी जाके कहीं ना कहीं हम लोगों की जमेगी। तब मुझे मुझे मैं इतना लायक हो जाता हूँ यार, इतना मुझे पता चलता है, इतनी नॉलेज, इतना विजडम मेरे अंदर आ जाता है कि यार मुझे पता है कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तब एक्चुअली आप परफेक्ट होते हो मैरिज के। माइट भी आपका एज 20 होगा, 25 होगा, 35 होगा, डज नॉट मैटर। लेकिन जो 21 बोलते हैं ना, 21 में हमें पता भी नहीं चलता कि यार, हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कौन है। हमें खुद पता नहीं चलता कि यार हमारे अंदर जो सोल है, वो सोल क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है। ठीक है, हमें खुद अपने नेचर्स के बारे में पता नहीं होता, हमारे खुद के नेचर्स के बारे में, हम खुद के इमोशंस के बारे में पता नहीं होता, हमारे खुद के बिहेवियर्स के बारे में हमें उतने समझ नहीं होती, तो हम अपने पार्टनर को कहाँ चूज़ करेंगे। तो सही जो एज होती है शादी के लिए, जब आप इतने लायक हो जाते हो कि आपको पता चलता है कि यार मुझे कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए, दैट इज़ एक्चुअली परफेक्ट एज होती है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप अपने पार्टनर को चूज़ करते हो, नॉट बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, नॉट बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, बट बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन योर ओन विजडम। ठीक है, दैट इज़ द परफेक्ट एज होती है जब आप अपने पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने तो बता दिया ओवरकम कैसा करना है, सेल्फ डिस्कवर करना है अपने आप को। जैसे सेल्फ डिस्कवर करने से आप डिसीजन, एक बेहतर डिसीजन मेकर बन जाते हो आप। ठीक है, आपको पता होता है कि यार आपको किस टाइप की पार्टनर चाहिए, और जिससे आपकी रिलेशनशिप बेटर होती है, या वेल्थ कितना आपको चाहिए, कितना आपको बैलेंस करना चाहिए वेल्थ को लेकर, और हेल्थ को लेकर कैसा ख्याल रखना चाहिए आपको। ठीक है, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड है डिज़ायर्स। डिज़ायर्स क्या होते हैं यार, हम बताएंगे। सेकेंड, डिज़ायर्स, फियर्स, ये दो एक्चुअली इसके काज रूट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा माइंड चैटरिंग होता है।
ठीक है। डिज़ायर्स जो होते हैं ना, डिज़ायर्स क्या होता है, डिज़ायर्स में एक चीज़ किसी ने कहा है कि जो प्लेजर्स होते हैं ना, इंटेंस प्लेजर्स, इधर मैंने लिखा है इंटेंस ऑन प्लेजर विल बी द सिकनेस एंड लिमिटेड पेन इज़ हेल्थी टू बॉडी। या ये सही है। जो इंटेंस हम फोकस करते हैं इंटेंस प्लेजर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं वो इंटेंस प्लेजर जाके ना हमारे लिए सिकनेस बन जाती है। इंटेंस प्लेजर ठीक नहीं है, इट्स ए सिकनेस। ठीक है, बट या पेन, लिमिटेड पेन इज़ नेसेसरी टू फॉर गुड हेल्थ, गुड बॉडी, हेल्थी बॉडी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। तो मैं ट्विन फ्लेम्स को हमेशा कहता रहता हूँ यार, पेन एक ज़रिया होता है कहीं ना कहीं हमें अपने आत्मा से कनेक्ट करने का, अपनी रूह से कनेक्ट करने का, अपने खुदा से कनेक्ट करने का। लेकिन जब आप एक स्टेज में आके उस नॉलेज को आप हासिल कर लेते हो, उस विजडम को आप हासिल कर लेते हो, तो वो पेन आपके अंदर नहीं आना चाहिए। एक लिमिटेड पीरियड तक रहना चाहिए, बट नॉट मोर देन लिमिटेड पीरियड, क्योंकि अब मोर देन लिमिटेड पीरियड अगर वो पेन रहेगा ना, तो इट विल डिस्ट्रॉय योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ठीक है, आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डिज़ायर क्या होता है, मैंने बात की है। नेक्स्ट है फियर्स। फियर्स क्या होते हैं? क्या सच में फियर्स होते हैं? नहीं। जब हम बचपन में इस दुनिया में आते हैं, एक बॉडी, एक इंसानों की बॉडी में, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, सोचो कि आप एक बच्चे हो, आपके सामने एक स्नेक आ रहा है। ठीक है, स्नेक आ रहा है, अब वो बच्चा क्या करता है, वो स्नेक से डर के भागेगा, उसको पकड़ के खेलेगा उसके साथ। वो बच्चा क्या करेगा, उस स्नेक को पकड़ के खेलेगा। लेकिन वो स्नेक, क्यों स्नेक को पकड़ के खेल रहा है? लेकिन वही बड़ा आदमी को अगर स्नेक आ रहा है, एक सांप आपके सामने खड़ा है या आपके करीब आ रहा है, तो आप भागते रहते हो। बच्चा वैसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि यार स्नेक्स है, सांप है, वो काटने से उसका जहर फैलता है, जहर फैलने से हमारी मौत भी हो सकती है। ये एक नॉलेज है, ये एक नॉलेज, ये नॉलेज के बेस पे हमारे फियर्स होते हैं। ठीक है, आज जो भी आपके फियर्स है ना, अब जो भी आपके फियर्स है, वो बेस पे, नॉलेज के बेस पे, एक बिलीफ के बेस पे, एक सोशल कंडीशनिंग के बेस पे। क्या सच में जो भी आपके पास नॉलेज है, बिलीव है, क्या सच में वो एक्यूरेट है? जितना भी आपको नॉलेज मिली है या जितना भी आपको बिलीव है, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, क्या वो सब सही है? सब सही है? ये हमें फाइंड आउट करना है। फियर्स को निकलने का एक ही तरीका है कि हमें इल्यूशन से बाहर आना है, रियलिटी को फेस करना है। जब हम रियलिटी को फेस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं क्या है, फियर्स एक्चुअली सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड, बट नॉट एक्चुअली रियल। ठीक है, ये चीज़ हमें समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मैंने इधर लिखा है फियर्स एवरी थॉट्स नेवर नीड एक्शन। या एवरी थॉट्स नेवर नीड एक्शन, फियर्स यही होता है। ठीक है, जो भी आपके थॉट्स होते हैं ना, ये माइंड चैटरिंग का ये भी एक इशू है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्शंस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी एक्शंस की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर थॉट्स आते हैं यार, कितने, मैंने पहले ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिए, इंटरव्यू को लेकर कितने कितने क्वेश्चनिंग आते हैं। क्या वो क्वेश्चनिंग का सब आंसर देना ज़रूरी है, या सिर्फ आपको फोकस करना है 100% कि मुझे कैसा इंटरव्यू को फेस करना है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या उसको जो भी आपके माइंड चैटरिंग क्वेश्चन है, जो फियर्स क्रिएट हो रहे हैं, सेल्फ क्रिएट, क्या उन फियर्स को, उन क्वेश्चंस को आंसर देना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। वही मैंने लिखा है एवरी थॉट्स, वही मैंने इधर लिखा है कि हाँ, फियर्स पे मैंने लिखा है एवरी थॉट्स नेवर नीड ए एक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। मैंने लिखा है माइंड शटरिंग के बाद, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है ईगो। क्या ईगो रियल है? ईगो इज ऑल्सो इज नॉट रियल। ईगो एक्चुअली नॉट रियल, इट्स ए, अगर ईगो क्या है, ईगो अगर रियल नहीं है तो ईगो क्या है? ईगो एक्चुअली इट्स ए पैटर्न ऑफ सोशल कंडीशनिंग एंड बिलीफ। ईगो सिर्फ एक बिलीफ है, एक सोशल कंडीशनिंग है इंसान की। एक्चुअली इट्स नॉट एग्जिस्ट, ईगो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमारी खुद की सोशल कंडीशनिंग होती है। ठीक है, ये खुद की सोशल कंडीशनिंग होती है, ये हमारा खुद का पैटर्न होता है, बिहेवियर पैटर्न होता है, थॉट्स पैटर्न होता है। इसी बेस पे हमारी इसी बेस पे हमारी इसी बेस पे हमारी ईगो ईगो होती है, बहुत ईगो होती है। ठीक है यार, कंपेयर करो यार, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने बहुत दुनिया देखी है यार, मैंने बहुत लोगों से मैंने मिला है। ठीक है, जो लोग किसान लोग होते हैं ना, मैं गाँव जाता था बचपन में, मेरे दादाजी गाँव में रहते थे, तो मैं गाँव जाता था बचपन में। वीडियो बड़ा होगा लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं गाँव जाता था, गाँव में किसान लोग हुआ करते थे जो खेती बाड़ी करते यार।
जब मैं यार जब मैं गाँव जाता था ना, उधर जो मेरे दादाजी के जो दोस्त होते थे, एक्चुअली किसान हुआ करते थे, उनके घर जाता था ना, वो बड़ा ही प्यार से यार बड़े ही प्यार से ट्रीट करते हमें। वो हमें घर पे बुलाते थे, बड़े ही प्यार से बिठाते थे, खिलाते थे, बड़ी प्यार से मोहब्बत से बातें करते थे हमारे साथ। यार हर चीज़ उनके घर में जो होती थी हमें खाने के लिए ऑफ़र करते थे। यार बड़ा ही रेस्पेक्ट देते थे, बड़ा ही प्यार मोहब्बत से वो हमें ट्रीट करते थे, ठीक है। कहने के लिए किसान क्या होता है, किसान तो अनपढ़ होता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर उतना ईगो नहीं होता, वो दूसरों के पेन को बड़ा ही समझता है। किसान जो होता है ना, उसको पता है मेहनत क्या होती है, दूसरों का दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, यार इज़्ज़त कैसी करनी है एक दूसरे की, यार रेस्पेक्ट कैसी करनी है, ठीक है। और इतना प्यार देते थे, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अपनापन फील होता है, ऐसा लगता है कि यार कोई अपना ही है, कोई गैर नहीं है, अपना ही है। वहीं वहीं अब कोई पढ़ा लिखा के पास, अब जो बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, इज्जत ज़्यादा, मतलब लोग उसके आगे पीछे चमचागिरी करते हैं, ठीक है। तो वैसे इंसान के पास जाओ आप, ठीक है, वो आप मतलब आप ठीक से बात भी नहीं करेगा वो आपसे। आपको अटेंड करना तो दूर की बात, आपको नज़रअंदाज कर देगा, देख के बात भी नहीं करेगा। क्यों? क्या डिफरेंस है एक्चुअली? ये किसान है, अनपढ़ है, उस अनपढ़ में इतनी तमीज़ है यार, इतनी मोहब्बत है, वो इतनी अच्छा से ट्रीट कर रहा है मुझे। वहीं एक इंसान है जो पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड है, अमीर बंदा है, यार उसके सोसाइटी में हाई रिस्पेक्ट है उसके लिए। वो इंसान पढ़ा लिखा समझदार है, मतलब हमारे लिए क्या है, हमारी इंडियंस की सोच है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार होते हैं। गलत है, बिल्कुल भी गलत। समझदार होने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। समझदारी आपके पैटर्न से आती है, सोशल कंडीशनिंग पैटर्न से आती है, आपके बिलीफ से आती है, आपके थॉट प्रोसेस से आती है, ठीक है। आपके माँ बाप ने क्या परवरिश दी है आपको, आप किन लोगों के बीच में उठते हो बैठते हो, वो लोग कैसे हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी कैसी है, इसके बेस पे ना हमारे बिहेवियर्स होते हैं, इसके बेस पे ही हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे बिलीफ्स होते हैं। इसी इसी इसके बेस पे ही हम ना यार इंसान बनते हैं, इंसानियत आती है। ये ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी। अब ऐसा ही एक बंदा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा है, हाई रेस्पेक्ट है उसकी सोसाइटी में, लेकिन जा रहा हूँ, मुझे बात करना तो इग्नोर ही कर दिया, दूर से इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है यार, वो जो किसान है, जितना उसने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, उससे ज़्यादा ये देगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है भाई, समझदार है। लेकिन ये पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, समझदार होने के बावजूद भी, ये मुझे इग्नोर कर दिया। क्यों? क्यों? रीज़न ये ईगो है, इसको ईगो है। इसको ईगो कहाँ है? इसके एजुकेशन पे ईगो है, इसके पैसे पे ईगो है, इसकी शोहरत, इसकी दौलत पे ईगो है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? पैटर्न, पैटर्न ऑफ सोशल कंडीशनिंग, पैटर्न ऑफ हिज ओन बिलीफ, पैटर्न ऑफ हिज ओन थॉट्स। कहा ना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, अच्छे संस्कार होने चाहिए। आपको एक अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए, आपकी जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, वो लोग अच्छे होने चाहिए, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। एजुकेशन से कोई इंसान नहीं बनता, ये चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। ईगो क्या है? ईगो इज़ नॉट रियल। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ईगो आपको एक पैटर्न, इट्स पैटर्न है। क्या पैटर्न है वो? पैटर्न ऑफ सोशल कंडीशनिंग एंड बिलीफ, एक पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरकम कैसा करना है ईगो से। मैंने लिखा है ओवरकम मेक यू अंडरस्टैंड नॉट टू टेक यू थिंग्स पर्सनली एंड दिस मेक यू इमोशनली स्ट्रांग। ईगो से ओवरकम होने का एक ही तरीका है यार, चीज़ों को पर्सनल मत लो, ठीक है। जो भी आपको पेन सफरिंग होती है ना, वो एक्चुअली जब आप चीज़ों को पर्सनल लेते हो, ठीक है। ईगो को पर्सनली मत लो, अपने आप को ना एक बहुत इंसान समझो, आप इंसान हो, इंसान ही हो, ठीक है। ना आप बड़े हो ना आप छोटे हो, आपकी सोशल कंडीशनिंग नहीं आनी चाहिए, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस नहीं आना चाहिए, आपका एजुकेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपकी हाई रेपुटेशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हर इंसान को एक इंसान की तरह ही ट्रीट करो, हर इंसान को एक इंसान की तरह ही प्यार करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, कंपेरिजन नहीं होना चाहिए,
कंपेरिजन है, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि ईगो से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि अंडरस्टैंड, ये समझा करो, कोई भी चीज़ को पर्सनल लिया मत करो। आप कोई महान नहीं हो, आप सिर्फ एक इंसान हो, और ऐसे इंसान जहाँ एक, अब अर्थ प्लैनेट पे रहते हो, अर्थ प्लैनेट एक छोटा सा गोला है, छोटा सा प्लैनेट है, सब में छोटा सा प्लैनेट, और एक छोटी सी जगह पे रहते हो, छोटी सी जगह पे, एक छोटे से शहर में रहते हो, एक छोटे से सिटी में रहते हो आप, एक छोटे से गांव में रहते हो, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहते हो। इतनी ही हमारे इंसान की औकात है, इससे बढ़कर नहीं, इससे बढ़कर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनिया में हो या ना हो, इस दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ याद रखो। आपकी एग्जिस्टेंस फ़र्क ही नहीं पड़ती। हाँ, आप दुनिया से जा रहे हो, आपके जो भी क्लोज है, आपके रिश्तेदार है, स्पाउस है, ठीक है, माँ बाप है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, वाइट भी उनको थोड़े दिन याद करेंगे, उनको बुरा लगेगा कि भाई बंदा हमारे बीच में था, निकल गया, लेकिन बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई आपके लिए नहीं रोएगा, ये दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तो चींटी, चींटी के बराबर भी नहीं, ये चीज़ याद रखो, चींटी के बराबर भी आप नहीं हो, ठीक है। आप कितना महान समझते हो, यार मैं तो हाईली क्वालिफाइड हूँ, यार इतना पैसा है मेरे पास, दौलत है, शोहरत है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, ठीक है, आई एम वेरी स्टेबल फाइनेंशियली। कुछ भी नहीं हो आप, कुछ भी नहीं, समझा करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ईगो हटाने का वही है कि चीज़ों को पर्सनली मत लो, चाहे आगे वाला कुछ बोल रहा है आपके लिए या आप अपने लिए कुछ सोचते हो, आप बहुत बड़े इंसान, पर्सनल मत लो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है कि क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है टीवी फ्लेम्स में, यार सरेंडर टू गॉड क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात बोलता हूँ, एग्जांपल देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब मेरा काम क्या है, मुझे 100% देना है, नॉट 100%, 200% मुझे देना है। आउटकम मुझे पता नहीं है, रिजल्ट्स का मुझे पता नहीं है, डिपेंड ऑन माई, जिस तरह के मैं क्वेश्चनिंग होते हैं, जिस तरह के मैं आंसर्स करता हूँ, जिस तरह के मैं आंसर्स देता हूँ। यार ऐसा बोलो कि जो बंदा आपका पेपर वैलिडेट करेगा, अब उसको आप क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है, वो जो भी आंसर्स आपने किए हैं, उसको वो आंसर्स पसंद आने चाहिए कंप्लीटली, ठीक है। एग्ज़ाम की तरह है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 200% दे रहा हूँ, मेहनत किया है, मैक्सिमम मेहनत किया है, और मैं बस एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किए, एक्सपेक्टेशंस ये है कि यार मैंने एग्ज़ाम अच्छी तरह से दिया, 100 का पेपर था तो 90 आ जाएगा, लेकिन आपको 50 आए, 60 आए, या 40 आए, या 100 आए, या 90 आए, डज नॉट मैटर, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते, आउटकम आपके हाथ में नहीं होता। तो गॉड, सरेंडर टू गॉड भी यही होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, सरेंडर टू गॉड मतलब एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते वो। स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक, इट्स नॉट सब्जेक्ट, इट्स जर्नी, जर्नी होता है। आपको सीखना पड़ता है, मतलब नई नई चीज़ें सीखना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। आपकी उसी बेस पे आपको आपकी नॉलेज को गेन करना, आपकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ता है, विजडम को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं, गॉड को सरेंडर कर दिया, यार मैंने तो, मुझे तो कुछ सोचना नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है जर्नी को लेकर, मैं थक गया हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया गॉड को। कुछ भी नहीं होगा गॉड को सरेंडर करने से, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। काम तो करना ही है आपको, अब स्टूडेंट है, पढ़ाई तो करनी है, एग्ज़ाम तो देना ही है, लेकिन आउटकम आपके हाथ में नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो सरेंडर टू गॉड एक्चुअली एक जगह बैठना नहीं होता है, आपको काम करना है, लेकिन उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है या आपके फेवर में नहीं हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। सरेंडर टू गॉड यही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, आपको टेंशन, फिक्र ही नहीं यार, प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ भी हो जाए, मैंने सरेंडर कर दिया, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, अपने को ग्रो कर रहा हूँ। अब कुछ भी हो जाए आगे जाके, कुछ भी मेरे फेवर में हो या मेरे फेवर में ना हो, आई डज नॉट केयर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जो होता है देखा जाएगा, सिंपल एकदम फ्री। इससे क्या होता है, आपका माइंड फ्री हो जाता है, माइंड चैटरिंग क्लोज हो जाती है एकदम। ये एक प्रॉब्लम को लेकर, एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, इट्स नॉट रियल प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स को लेकर जो माइंड चैटरिंग होती है, जो 100 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझा करो। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या लिखा है यार मैंने इधर, मैंने लिखा है, या फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, सरेंडर टू गॉड, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन एंड मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स लर्निंग बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंस मेक यू एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। एग्जैक्टली, आपको जब लाइफ एक्सपीरियंस पे आप काम करते हो, फोकस करते हो, ग्रो करते हो उसके अंडर, तो आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको वीक करे, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो आप वीक हो जाए, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट आके हम बात करते हैं लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ हम बात करेंगे। चलिए, लाइफ एक्सपीरियंस हम कैसा गेन करते हैं, वो है हमारे गलत डिसीशंस, हम मिस्टेक्स करते हैं, हमारे डिसीजन गलत होते हैं, ठीक है।
वो गलत डिसीजंस क्यों होते हैं? बेस्ड ऑन हमारे फियर्स, बेस्ड ऑन आवर लैक ऑफ नॉलेज किसी चीज़ को लेकर, लैक ऑफ विजडम, ठीक है। इसी की वजह से हम गलत डिसीजंस लेते हैं, हमारे फियर्स होते हैं, इसी की वजह से हम लेते हैं। कभी कभी मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है जो हम डिसीजन ले रहे हैं किसी बेस्ड, मतलब किसी के, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को, जो भी डिसीजन है मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है। तो यही चीज़ों की वजह से जो भी हम गलतियाँ करते हैं, उस गलतियों से हम सफ़र करते हैं, ओवरकम करते हैं। तो ये बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है सीखने के लिए इंसान को। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसको नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इंसान गलतियों से सीखता है। इंसान पहले नुकसान करना चाहिए, बाद ही फ़ायदा होगा। अगर वो नुकसान नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार मुझे फ़ायदा कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं। पहला मैंने लिखा है रॉन्ग डिसीजंस, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मैंने बताया बेस्ड ऑन हमारे फियर्स होते हैं, लिमिटेड हमारी लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ नॉलेज, विजडम होता है। सेकेंड, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मिस्टेक्स की होती है। यहाँ भी हम गलतियाँ तो बहुत करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते उस मिस्टेक्स को, उस फेलर्स को हम ऑब्जर्व नहीं करते। लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी एक चीज़ है, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, सेकेंड पॉइंट तो गया। थर्ड पॉइंट हम बात करते इन्फीरियर चॉइस। द इन्फीरियर चॉइस, चाहे वो आप जॉब को लेकर हो, बिजनेस को रिलेशनशिप को लेकर हो। यार आप जॉब ऐसा डिसाइड कर लिया, यू आर नॉट रियली हैप्पी। मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली कहूँगा। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है ना, मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 90%, 80 to 90% लोग दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी। दे आर लिविंग फॉर सर्वाइवल, ठीक है। दे आर वर्किंग फॉर द सर्वाइवल, और कुछ नहीं, ठीक है। वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। बिजनेस हो या जॉब हो या उनका रिलेशनशिप हो, पार्टनर्स को उन्होंने जो भी पार्टनर को चूज़ किया है, तो दे आर एक्चुअली रियली नॉट हैप्पी, रियली नॉट हैप्पी, ठीक है। उनके लिए एक्चुअली बर्डन है, लेकिन फिर भी क्या है यार, सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात। इसमें क्या होता है बता, देखो यूजुअली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं फाइनेंशियली लैकिंग करते ही, उनको प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, सभी के लिए। लेकिन उस फाइनेंशियली रिकवर करने के लिए मैंने एक चीज़ बोली कि पैशन, जो भी आपका पैशन है ना, छोटा हो या बड़ा हो, उसको फॉलो करो। आपका पैशन को आप फॉलो करोगे ना, तो उधर बहुत चांसेस है आपको ये जो भी है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रिकवर कर लो इन सब चीज़ों से। तो पैशन को हमारे लिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पैशन इज़ मोर 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 इम्पॉर्टेंट। पैशन को फोकस करो यार, पैशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पैशन में क्या होता है पता है, अब कोई भी काम करो थकान महसूस नहीं होती, पैशन बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। आपको लगता है अब आप भी एक्टिव हो यार, अभी भी आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हो। ये एनर्जी क्रिएट होती है आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज़ एक्चुअली द रियलिटी ऑफ पैशन। तो पैशन को फोकस करना है। लेकिन हम कहाँ फोकस करते हैं, जहाँ हम एक्चुअली पसंद नहीं है उस जगह हम फोकस करते हैं। जो चीज़ एक्चुअली हमें चाहिए नहीं होती है उस जगह फोकस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आधी से ज़्यादा हमारी एनर्जी हमारे ड्रेन हो जाती है। किस लिए ड्रेन होती है? क्योंकि अनहैप्पीनेस की वजह से, अनसेटिस्फैक्शन की वजह से आधी एनर्जी इसमें ही हमारी ड्रेन हो जाती है। और आधी एनर्जी जो बची कुची रहती है हम काम पे लगा देते हैं, और शाम को जब आते हैं तो चूज़ा बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज़ योर एक्शन केयरफुली। एग्जैक्टली, कभी भी ना देखो, कभी भी क्या होता है, माइंड चैटरिंग में एक प्रॉब्लम होती है। जब भी आप गुस्से में होते हो, दुख में होते हो, नाराज़ होते हो, कभी भी डिसीजंस मत लो यार, ठीक है। अक्सर जो इंसान नाराज़गी में, गुस्से में, पेन में डिसीजंस लेता है ना, वो गलत, वो डिसीजन 101% गलत होते हैं। बहुत आपके लिए सही नहीं होता, किसी के लिए सही नहीं होते, क्योंकि वो माइंड चैटरिंग के बेस पे लेते हैं, ठीक है। डिसीजन हमेशा लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे लेना चाहिए, ठीक है। विजडम के बेस पे, नॉलेज के बेस पे लेना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम कहाँ कभी कभी क्या करते हैं, गुस्से में रहते हैं, दुख में रहते हैं यार, परेशानी में रहते हैं, हम डिसीजंस ले लेते हैं। कभी डिसीजन मत लो, ठीक है। ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये भी एक माइंड चैटरिंग का हिस्सा है। ये प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, माइंड चैटरिंग से क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं करके, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है नेवर डिसाइड द आउटकम इन द पेन, या वही चीज़ मैंने लिखा है चूज़ योर एक्शन केयरफुली, मतलब नेवर डिसाइड द आउटकम इन द पेन, एंग्री एंड एंथुसियास्टिक स्टेज। या एग्जैक्टली, कभी कभी इंसान ना हैप्पी होता है, एंथुसियास्टिक स्टेज में होता है, बड़ा ही हैप्पी होता है, उससे में भी अक्सर क्या होता है, डिसीजन हम गलत ले लेते हैं। तो ये माइंड चैटरिंग है, ये सब माइंड चैटरिंग, मतलब बस शोर हो रहा है आपको, शोर। इससे बाहर निकल, दो चैटरिंग होता है माइंड चैटरिंग, एक इंटरनल होता है कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोला, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जो बाहर का होता है यू कैन नॉट कंट्रोल इट, वो एग्जैक्टली आपको देखना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा है वैसा ही आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन यू कैन नॉट चेंज इट। एक्सटर्नल आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल आपको चेंज करना होगा यार। इंटरनली आप चेंज कर, बिकॉज यू हैव कंप्लीट कंट्रोल, यू हैव कंप्लीट कंट्रोल आपके ऊपर, आपका जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपको,
ठीक है यार, सब में बेस्ट चीज़ है यार, अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को फाइंड आउट करो, सेल्फ यूनियन, दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ यूनियन करने से क्या होता है, साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस से आप सेल्फ यूनियन में आ सकते हो। ठीक है, तो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में हम जरूर एक वीडियो बनेंगे। सिंपल सी बात है, साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब ये होता है स्पिरिचुअलिटी में, शांत रहना। शांत रहना मतलब साइलेंट नहीं बैठना होता, मतलब अपने माइंड को शांत रहना। आप बैठे हो साइलेंट, बैठे हो कुछ नहीं बोल रहे हो, दैट इज़ नॉट साउंड ऑफ साइलेंस। लेकिन आपके माइंड में ना, माइंड चैटरिंग नहीं हो रही, कोई एक प्रॉब्लम को लेकर, एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम को लेकर आपकी 100 थाट्स क्रिएट नहीं हो रहे। थाट्स आ रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि कंट्रोल। बहुत से लोग पूछते हैं यार कंट्रोल कैसा करेंगे यार, बहुत मुश्किल है, बट नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थॉट्स नेचर है, ब्रेन का नेचर है, थॉट्स आते जाते, थॉट्स आते जाते। मैंने कहा ना कि हर थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी थॉट्स नेवर नीड ए एक्शन। ठीक है, तो थॉट्स आते जाते, लेकिन सिंपल सी बात यार, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि यार थॉट्स आ रही, ये थॉट्स आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, दिमाग में आ रहे हैं ना, ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं मेरे लिए, आने दो, सोचो, थोड़ा ऑब्जर्व करो उसको, क्या ये थॉट्स जो मेरे दिमाग में रहे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मुझे एक्शन लेना पड़ेगा क्या, इस पे मुझे कुछ आइडियाज़ लेना पड़ेगा, इस पे मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, नहीं। अब सिंपल सी बात है यार, कल इंटरव्यू है, इंटरव्यू जा रहा हूँ मैं, ये जॉब का इंटरव्यू, ठीक है यार, पता नहीं क्वेश्चंस कैसे होंगे, मुझे क्यों चाहिए क्वेश्चंस कैसे होंगे, मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा, नहीं, मुझे क्यों चाहिए, मुझे प्रिपेयर होना है बस, क्वेश्चंस जैसे भी हो, जैसे मुझे प्रिपेयर करना है, जैसे भी क्वेश्चन हो, आई विल टेक केयर, आई विल टेक। ठीक है, मैं सोचूंगा एक बार, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, और मैं सोच के जितना मुझे पता है, जितना मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर, उसी बेस के, जितना मेरे नॉलेज है, विजडम है, उसी बेस के ऊपर मैं आंसरिंग करूँगा। यार कोई भी बंदा ना, इंसान क्या है यार, इंसान एक मेमोरी है, मेमोरी है। देखो अब मेरा नाम मुझे पता है, मैं किस फैमिली में पता है, मैं किस फैमिली में पैदा हूँ मुझे पता है, सोसाइटी में किस पैदा हूँ मुझे पता है, और मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन है, और किस मेरी फैमिली से क्या क्या रिलेशनशिप है मेरे, दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। ये मुझे पता है, ये क्या है, एक मेमोरी है। अगर ये मेमोरीज को निकाल दिया जाएगा मेरे दिमाग से, तो मैं कौन हूँ, कोई वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ मैं, ज़ीरो, कुछ भी नहीं। इंसान सिर्फ एक मेमोरी है और कुछ नहीं, ये एक मेमोरी है। आप इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, फेस करना है ना यार, करेंगे, क्वेश्चन जो भी आते हैं फेस करेंगे, पास हो या ना पास हो, वी डोंट केयर, हम 100% देंगे, सिंपल सी बात। तो ये आप बोल दोगे ना, जो भी आपके दिमाग में थाट्स आ रहे हैं, यार कंपनी कैसी होगी, हमें पास करूँगा या नहीं करूँगा, क्वेश्चनिंग कैसे होंगे, डिस्टेंस कितना होगा, ये सब मैंने कहा ना कि आप जो भी चीज़ आप जाते हो ना, परफेक्टली आप उस चीज़ को प्रिपेयर करके जाते हो, तो माइंड सेटरिंग कम हो जाती है। बेसिक चीज़ें आप प्रिपेयर करके जा ही सकते हो, प्रिपेयर करके आप जा सकते हो, अपने आप को डेवलप कर, मतलब अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर करके जाओगे ना, तो माइंड सेटरिंग होता ही नहीं, आप परफेक्ट हो जाते हो। अब जैसे प्रिपेयर कर लेते हो ना, आप परफेक्ट हो जाते हो उस चीज़ के लिए। आपको माइंड सेटरिंग होना ही चाहिए, बस आपको फोकस करना है कि यार मैं 100% कैसा दे सकता हूँ, 100% सिंपली मैं कैसा दे सकता हूँ, ये चीज़ मुझे फोकस करना। और मुझे माइंड सेटरिंग आ रहे हैं ना, क्वेश्चन आने दो, जाओ, आ रहे हैं, फोकस करो, ऑब्जर्व करो, यार ये मेरे लिए ज़रूरी है क्या, ऑब्जर्व करना, ये मेरे ज़रूरी है क्या, आई शुड टेक एक्शन ऑन दिस थॉट, नो, जस्ट लीव इट, डिलीट इट, जाने दो, नहीं चाहिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जो आपको लगता है यार ये थॉट्स मेरे लिए रियली इंपॉर्टेंट, मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर लो, 2-3 महीने लगेंगे, तो प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप माइंड चैटरिंग बंद हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं मेंटली पीसफुल रहोगे, ठीक है, आप फिजिकली बहुत काम रहोगे, शांत रहोगे, आपकी बॉडी शांत रहेगी, काम रहेगी, आप मेंटली पीसफुल स्टेज में रहोगे हमेशा। इससे क्या होता है, इससे आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से, अपनी इमोशन से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ यूनियन में आते हो, सेल्फ यूनियन में आने के बाद आपको खुद पता चलता है यार, आपकी अंदर की आवाज़ को आप महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, अंतरात्मा को आप महसूस करते हो, सुन सकते हो। तो ये बढ़िया चीज़ होती है जब आप एग्जैक्टली आप सेल्फ यूनियन में कम्प्लीटली आते हो। तो आपका जो भी इनर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ज़रूरी नहीं है जो बाहर है, या जो आप इन बॉडी के पीछे भागना बंद कर दो, वो एक बॉडी है, अनअवेकन बॉडी माइंड है,
उसके पीछे भागना है। आपका मैस्कुलिन फेमिना आपके अंदर ही है। जब कंप्लीटली आप सेल्फ यूनियन में रहते हो ना, आप अपनी इनर मैस्कुलिन फेमिना को आप खुद फील कर सकते हो। बाहर ज़रूरत ही नहीं है, बाहर वाला बंदा बंदी भाड़ में जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर है, मैं फील कर रहा हूँ, बस और क्या चाहिए। ये तभी पॉसिबल है तब आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई होप कि वीडियो थोड़ा लंबा चल गया लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगा। और पॉइंट्स के सोबत मैं ये पॉइंट्स भी जो मैंने डिस्कस किया वो मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा गया, आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहे। मेरा पुराना चैनल था वो अब चैनल नहीं रहा, अब मेरा ये नया चैनल है। तो आई होप कि कोशिश कीजिए शेयर करने की, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो वीडियोस नहीं आ रहे होंगे, इवन डिलीट कर दिया, उस चैनल को डिलीट कर दिया मैंने। तो पॉसिबल नहीं है वो अब मेरा चैनल देखिए, मेरे वीडियोस देखिए। तो पुराना चैनल अब नहीं रहा, तो कोशिश कीजिए जिनको भी मेरा वीडियो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं जो परेशान हैं उनको शेयर करने की। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।